दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तुर्की के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया ओटोमन एम्पायर की कब्र पर बसे देश तुर्की को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर यह है कि भैया हाल ही में भारत के ऊपर पाकिस्तान की ओर से वो जो आतंकवादी हमला किया गया था, और उस आतंकवादी हमले के बाद जब हम लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्मी की मदद करने के लिए तुर्की वालों ने पाकिस्तान की आर्मी को ना सिर्फ आत्मघाती ड्रोन सप्लाई करे, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी ने उन आत्मघाती ड्रोन का यूज भारत के अंदर भारत का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हमारा जो गोल्डन टेम्पल है, उसके ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की सड़क छाप आर्मी ने उन ड्रोन्स का यूज किया। जबकि आज से 2 साल पहले यानी कि साल 2023 में जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था, और उस वक्त जब तुर्की के आम लोगों को, तुर्की के बच्चों को, तुर्की की फैमिलीज को मदद की जरूरत थी, तो हमारी ओर से ना सिर्फ ऑपरेशन दोस्ती लॉन्च किया गया था, बल्कि उस ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने सिर्फ खाद्य सामान या मदद के सामान तुर्की नहीं पहुंचाए, बल्कि हमारे जो मिलिट्री पर्सन थे, और ये एक्चुअल फोटो है, इन तमाम लोगों को हम लोगों ने तुर्की के लोगों की मदद करने के लिए, तुर्की के आम लोगों की मदद करने के लिए तुर्की भेजा विथ ऑल दी मशीनरी। इन लोगों ने वहां पे जाके हॉस्पिटल्स ऑपरेट करे, लोगों को मलबे में से निकाला, न जाने कितने बच्चों की जान बचाई। और उसी तुर्की के सड़क छाप लीडर ने अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की आर्मी को वो आत्मघाती ड्रोन्स प्रोवाइड कराए, जिनका यूज पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के आम लोगों को टारगेट करने के लिए किया। और यूज क्या किया, इन लोगों ने एक्चुअली में टारगेट किया, और पाकिस्तान के उन हमलों में हमारे देश के आम लोगों की जान गई। और यहाँ पे बेशर्मी का आलम यह है कि इस तरीके की सड़क छाप और घटिया गिरी हुई हरकत करने के बाद में इन लोगों का कहना है कि भैया क्योंकि हमारा भी नुन्नू कटा हुआ है और पाकिस्तान वालों का भी नुन्नू कटा हुआ है, बोले तो क्योंकि हम लोग कटा नुन्नू बिरादर है, इस वजह से हम तो हर हाल में पाकिस्तान की मदद करेंगे। सो हमारी ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने भी बोला कि भैया कर लो मदद, निभा लो दोस्ती, निभा लो रिश्तेदारी। अब हम भी वही करेंगे जो तुम हमारे साथ में कर रहे हो। हमारे भी दोस्त हैं जो तुम्हारे पड़ोसी और जिनका तुम्हारे साथ में लफड़ा चल रहा है, इस वजह से अब हम भी हमारा फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हमारा भी नुन्नू नहीं कटा हुआ है, उनका भी नुन्नू नहीं कटा हुआ है। सो जब कटे नुन्नू वाले बिरादर हुए, तो बिना कटे नुन्नू वाले भी तो बिरादर हुए ना भाई साहब। तो अब हम भी भाईचारा बढ़ाएंगे। और ओटोमन एम्पायर की कब्र पे बसे हुए देश, और यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है याद रखना कि ये जो तुर्की नाम का देश है, ये ओटोमन एम्पायर की कब्र पे बसा हुआ है। वो कब्र जिसके अंदर ओटोमन एम्पायर की लाश गल रही, और रोज सुबह शाम कुत्ते बिल्ली उसके ऊपर पेशाब करके जाते। सो भारत सरकार ने फैसला किया कि भैया ओटोमन एम्पायर की कब्र पे बसे देश यानी कि तुर्की का ये जो सड़क छाप लीडर है, इसकी अक्ल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। और इसी के तहत अभी ये जो कनाडा के अंदर G7 की समिट होने वाली है, इस समिट में जब हमारे प्रधानमंत्री इस समिट को अटेंड करने के लिए भारत से कनाडा जाएंगे, तो वो जाते वक्त बीच में ये जो साइप्रस नाम का स्टेट है, मेरे हिसाब से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये साइप्रस है, ये ग्रीस है और ये तुर्की है। सो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जाते वक्त साइप्रस में होल्ट करते हुए जाएंगे। अब साइप्रस में होल्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो साइप्रस है इसका चल रहा है तुर्की वालों के साथ में लफड़ा। और लफड़ा क्या है, तो ये लफड़ा जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, इस वजह से हम लोगों को भी थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के इसके बारे में बात करना पड़े। तो भैया कहानी जो है, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ओटोमन एम्पायर जिंदा हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर की मैयत उठने से पहले ही यानी कि साल 1878 में ही ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने ये साइप्रस नाम के इलाके को ओटोमन एम्पायर से छीनते हुए इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब ये जो साइप्रस नाम का इलाका है, इस इलाके की खासियत ये है कि यहाँ पे 2 तरीके की पॉपुलेशन रहती है। मेजोरिटी ग्रीक साइप्रस है और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो तुर्किश माइनॉरिटी। सो ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। देन उसके बाद में आया साल 1960। साल 1960 में ब्रिटेन वालों ने साइप्रस वालों को आजादी दे दी। लेकिन ब्रिटेन वालों ने जब साइप्रस वालों को आजादी, तो क्योंकि वहां पे 2 अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन रह रही थी, और क्योंकि वहां पे मौजूद ये दोनों ही आबादी, अब ये लोग क्या है, खुद अपना देश नहीं चलाना चाह रहे थे। इन लोगों के मन में एक्चुअली में ये चल रहा था कि ये जो ग्रीक साइप्रस है, जो कि मेजोरिटी है वहां पे, इन लोगों के माइंड में चल रहा था कि भैया अपन लोग ऐसा करेंगे, ग्रीस का हिस्सा बन जाएंगे। और ये जो तुर्की वाले हैं, तुर्की वालों के माइंड में चल रहा था कि अपन तुर्की का हिस्सा बन जाएंगे। सो कलेश तो वहां पे चल ही रहा था। और इसी वजह से साल 1960 में इस इलाके को आजादी देने के साथ ही ब्रिटेन, तुर्की, ग्रीस और साइप्रस में जो लोग रह रहे थे, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ गारंटी कहा जाता है। और इस ट्रीटी ऑफ गारंटी का सार ये था कि भैया ये जो साइप्रस नाम का इलाका है, जिसे कि ब्रिटेन वाले आजाद करके जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे नाम के लिए जा रहे हैं, अभी बताऊंगा कि ब्रिटेन वालों ने क्या कांड किया। लेकिन ये जो साइप्रस नाम का इलाका है, क्योंकि ब्रिटेन वाले इसे आजादी दे रहे हैं, ब्रिटेन वाले यहाँ से जा रहे हैं, इस वजह से अब इस इलाके का जो कंट्रोल है, ऑब्वियसली बात है, वो इस इलाके के लोगों के हाथ में आएगा, जिनके बीच में पावर शेयरिंग होगी। बट ये लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं, ये लोग साइप्रस के ऊपर राज कर सकते हैं, ये लोग यहाँ पे आराम से रह सकते
सकते हैं, लेकिन ये लोग साइप्रस को किसी और कंट्री में मिला नहीं सकते। मतलब कि साइप्रस की जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे। सो इन लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया। बट यहाँ पे रहने वाली ये जो दोनों ही आबादी है, इनके बीच में कलेश जो है वो चालू रहा। इनफैक्ट साल 1963-1964 आते आते यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे आना पड़ा, जिसके बाद में आया साल 1974। और ये जो साल 1974 है ये वाकई में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि साल 1974 में साइप्रस के अंदर मिलिट्री कू हुआ। और मिलिट्री कू होने के बाद में इन लोगों ने साइप्रस को ग्रीस का हिस्सा बनाने की कोशिश करी। अब क्योंकि मिलिट्री कू ग्रीस की बेकिंग से ही हुआ था, इस वजह से मिलाने की कोशिश करना तो बनता था। सो इन लोगों ने मिलाने की कोशिश करी, और जैसे इन लोगों ने किया, तुर्की वालों ने साइप्रस के ऊपर हमला कर दिया। अब तुर्की वालों ने जब साइप्रस के ऊपर हमला किया तो ये जो ब्रिटेन वाले हैं, ये ब्रिटेन वाले कुछ भी नहीं बोले। इनफैक्ट इससे पहले साइप्रस के अंदर जो सिविल वॉर हुई थी उस वक्त भी ब्रिटेन वाले चुप बैठे। चुप इस वजह से बैठे थे क्योंकि भले ही साल 1960 में इन लोगों ने साइप्रस को आजाद कर दिया, लेकिन साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस दोनों ही लोकेशंस पे इन लोगों ने अपनी मिलिट्री के बेस बना के रखे। क्यों? क्योंकि ये जो साइप्रस है, यहाँ पे जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं ब्रिटेन वालों के, ये मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में इन लोगों को पावर प्रोजेक्शन करने का मौका प्रोवाइड कराते हैं। सो ब्रिटेन वाले यहाँ पे चुप रहे, क्योंकि ब्रिटेन वालों को ये कंफर्म नहीं था कि भैया ये कलेश जो चल रहा है, इस कलेश में कौन जीतेगा। इस वजह से इन्होंने सोचा कि अपन चुप रहो, जो जीतेगा अपन उसकी साइड हो जाएंगे, ताकि अपने जो दोनों ही मिलिट्री बेस है, ये मिलिट्री बेस सुरक्षित रहे। और जब इनिशियल लेवल पे तुर्की वालों ने साइप्रस के ऊपर हमला किया था, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका वाले जो है वो भी ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर हुआ करता था और साइप्रस के अंदर डिक्टेटरशिप थी, तो ये लोग भी कुछ नहीं बोले। प्लस तुर्की वालों ने साइप्रस के अंदर अपनी वो जो आर्मी भेजी, उस आर्मी को भेजने के पीछे तुर्की वालों ने ये आर्गुमेंट दिया कि भैया तुर्की वाले अपनी आर्मी को इस ट्रीटी ऑफ गारंटी के तहत साइप्रस में भेज रहे हैं, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ गारंटी है जो कि 1960 में साइप्रस की आज़ादी के वक्त साइन हुई थी, ये ट्रीटी ये बात साफ साफ बोलती है कि भैया साइप्रस जो है, साइप्रस हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, ये किसी भी दूसरी कंट्री का हिस्सा नहीं बनेगा। और क्योंकि साइप्रस की डिक्टेटरशिप उस वक्त साइप्रस को ग्रीस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से तुर्की वालों ने इस ट्रीटी का हवाला देके अपनी आर्मी को साइप्रस में उतार दिया। अच्छा, वैसे ये जो ट्रीटी ऑफ गारंटी है, ये ट्रीटी ऑफ गारंटी ये बात भी बोलती है कि भैया ये जो साइप्रस है, किसी भी सूरत में साइप्रस का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन तुर्की वालों ने अपनी जो आर्मी यहाँ पे उतार रखी, इसकी वजह से साइप्रस का बंटवारा हुआ पड़ा। सो ये वाला पॉइंट तुर्की वालों को नजर नहीं आता। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर था, प्लस तुर्की वालों ने क्योंकि इस ट्रीटी का हवाला दिया, इस वजह से जब तुर्की वालों ने उस वक्त साइप्रस के ऊपर हमला किया, अपनी आर्मी को वहाँ पे उतारा, तो दुनिया चुप रही। बट इनिशियल लेवल पे साइप्रस पे हमला करने के बाद में ये जो तुर्की वाले हैं, इन लोगों ने ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर कब्जा कर लिया। और आज भी ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पे तुर्की के फोर्सेस मौजूद है। और जो साउथ वाला साइप्रस का इलाका है, ये इंडिपेंडेंट साइप्रस है। और बीच में जो ग्रीन लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया बफर जोन। ये पूरा का पूरा विवाद, तुर्की वाले साइप्रस से हटना नहीं चाह रहे हैं और साइप्रस वाले तुर्की वालों को बोल रहे हैं कि भैया हम आपके हैं कौन, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम, तुम यहाँ से निकलो, हमारा देश है, हम यूनाइट होंगे और इंडिपेंडेंट साइप्रस रहेगा या फिर ग्रीस का हिस्सा बनेगा। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि साइप्रस वालों की ये जो पोजीशन है, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट साइप्रस की पोजीशन है, इसको पूरी की पूरी दुनिया मान्यता देती है। और तुर्की वालों की ये जो पोजीशन है, जिसके तहत तुर्की वालों ने इस इलाके के ऊपर अपनी आर्मी उतार के कब्जा कर रखा है, इसको तुर्की के अलावा कोई मान्यता नहीं देता। सो साइप्रस वालों का जो केस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस अभी हाल ही में यहाँ पे ऑयल भी निकल आया है, सो अब तुर्की वालों की इसके ऊपर भी नजर है, क्योंकि भाई जब फोकट का माल मिल रहा है, इस वजह से तुर्की वाले इस चक्कर में है कि अगर ये लोग यहाँ पे अपना कब्जा बरकरार रखते हैं तो कल को हो सकता है इन लोगों को इस ऑयल और गैस में भी हिस्सा मिल जाए। सो ये विवाद है। अब विवाद कैसा भी हो, इस विवाद में कोई भी सही हो कोई भी गलत हो, हम लोगों को उससे क्या लेना देना। हम लोगों का सिंपल सा मकसद ये है कि भैया क्योंकि यहाँ पे विवाद है और क्योंकि विवाद तुर्की वालों के साथ में है और क्योंकि तुर्की वालों ने पाकिस्तान वालों के साथ में अपने भाई का फर्ज निभाया है, इस वजह से अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी साइप्रस के साथ में दोस्ती बढ़ाते हुए तुर्की की अक्ल ठिकाने लगाने का हमारा जो फर्ज है, उस फर्ज को ना सिर्फ निभाएं बल्कि साइप्रस हो गया, ग्रीस हो गया, अर्मेनिया भी है, लेकिन अर्मेनिया के बारे में कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इन कंट्रीज को वेपन्स भी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि यहाँ हम लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि हाल ही में हम लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसमें वैसे तो हम लोगों को बहुत सारी सक्सेस मिली है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो सक्सेस ये है कि हम लोगों ने तुर्की के जो आत्मघाती ड्रोन्स हैं सक्सेसफुली इनका एंटीडोट बना दिया है। सो अब तुर्की की ये जो पूरी की पूरी ड्रोन इंडस्ट्री, इसका एंटीडोट हमारे पास है और उस एंटीडोट को हम लोग इन तमाम कंट्रीज को बेच के तुर्की को घेर सकते हैं और यही हम लोगों का मकसद है। प्लस ये जो साइप्रस है, क्योंकि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और क्योंकि अगले साल
यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो साइप्रस के पास आने वाली है। इस वजह से अगर हम लोग साइप्रस के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं तो फिर हमारे पास एक और ऐसा देश होगा जिसकी मदद से हम लोग यूरोपियन यूनियन की जो असेंबली है वहां पे हमारी बात रखवा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान वालों ने भारत के ऊपर वो जो आतंकवादी हमला किया था, उस हमले के बाद में साइप्रस वालों ने इमीडिएटली ना सिर्फ उस हमले को कंडेम किया बल्कि हम लोगों को ये आश्वासन भी दिया कि पाकिस्तान हमारे यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, इस मामले को ये लोग हमारे बिहाफ पे यूरोपियन यूनियन में उठाएंगे। जिसके बदले में साइप्रस वालों को हम लोगों से क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट हम लोगों को देना ही चाहिए। सपोर्ट देने में कोई गलत बात नहीं। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साइप्रस विजिट करेंगे। एक्चुअली में साल 1982 में इंदिरा जी भी साइप्रस जा चुकी है। उसके बाद में साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी साइप्रस जा चुके हैं। 2022 में जयशंकर साहब गए थे और अब मोदी जी जाएंगे। बट इस वक्त मोदी जी का जाना सचमुच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में तुर्की वालों ने हमारे साथ में ये सड़क छाप हरकत करी। इस वजह से तुर्की वालों को क्लियर कट मैसेज देना, तुर्की वालों की घेराबंदी करना, तुर्की वालों को ये बताना कि भैया अगर तुम नहीं सुधरोगे तो फिर हम भी तुम्हारे पीछे आ सकते हैं, ये सब मैसेजिंग इस यात्रा में हो जाएगी। सो ये सीन है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।